हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले रिचर्ड टू की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने हमें एक असली राजा रिचर्ड टू की जिंदगी के बारे में बताया है, इसलिए ये रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है प्ले। और ये एक हिस्ट्री प्ले है, यानी हिस्ट्री में यानी इतिहास में जो चीज़ें हुई उसको विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले के ज़रिए हमें बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचर्ड द सेकेंड, कॉमनली कॉल्ड रिचर्ड टू, इज ए हिस्ट्री प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। तो इस प्ले का जो पूरा टाइटल है वो है द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचर्ड द सेकेंड, जैसे हम लोग शॉर्ट में रिचर्ड टू भी कहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये एक हिस्ट्री प्ले है जिसे अराउंड 1595 में लिखा गया था और ये किंग रिचर्ड टू ऑफ इंग्लैंड की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, जिनका राज्य 1377 से लेकर 1399 तक था। तो इसमें बताया गया है कि कैसे उनकी डाउनफॉल हुई, यानी कैसे वो अपनी राजगद्दी से उन्हें उतरना पड़ा, क्योंकि उनके यहाँ के जो मिनिस्टर्स थे, नोबल्स थे, उनके मैकिनेशंस यानी कि उनके षड्यंत्र की वजह से, उनकी साजिशों की वजह से उन्हें अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। तो ये जो प्ले है वो एक टेट्रालॉजी का पार्ट है। टेट्रालॉजी का मतलब होता है चार चीजें, यानी कि चार प्लेज टोटल लिखे गए थे, चार हिस्ट्री प्लेज, जिसका ये पहला पार्ट है। तो ये जो टेट्रालॉजी है इसे हेनरियाड भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेनली हेनरी राजा के बारे में ये प्लेज हैं। तो इन चार प्लेज में जो पहला प्ले है वो रिचर्ड टू है, जो रिचर्ड के बारे में है, और बाकी के जो तीन प्लेज हैं वो हेनरी फोर पार्ट वन, हेनरी फोर पार्ट टू और हेनरी फाइव हैं। अब चलिए हम लोग इस प्ले की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इस प्ले में रिचर्ड की जिंदगी के आखिरी के 2 साल के बारे में ही हमें बताया है, यानी 1398 से लेकर 1399 या 1400 कह सकते हैं। तो प्ले की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किंग रिचर्ड कैसे अपनी राजगद्दी पर, थ्रोन पर बैठा हुआ है, और उसे कहा गया है कि तुम आर्बिट्रेट करो एक डिस्प्यूट को, यानी एक लड़ाई का तुम एक जजमेंट दो। आर्बिट्रेट करना यानी जजमेंट बताना। और ये जो लड़ाई है, डिस्प्यूट है, वो थॉमस मोब्रे और रिचर्ड के कजिन हेनरी बोलिंगब्रोक के बीच है। तो ये जो दोनों हैं वो नोबल्स हैं उसके कोर्ट के, यानी जो रिचर्ड है उसके ही कोर्ट के ये नोबल्स हैं, और इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया था, लड़ाई हो गई थी, और इसीलिए रिचर्ड से कहा गया था कि तुम अब जस्टिस करो, न्याय करो। तो ये जो हेनरी बोलिंगब्रोक है यही बाद में हेनरी फोर बनता है, यानी रिचर्ड के बाद हेनरी बोलिंगब्रोक ही राजगद्दी पे बैठा था। तो अब ये जो हेनरी बोलिंगब्रोक है उसने मोब्रे को एक्यूज किया था, उसके ऊपर आरोप लगाया था कि मोब्रे ने वो सारा पैसा बर्बाद कर दिया जो पैसा रिचर्ड ने मोब्रे को दिया था सोल्जर्स के लिए, सोल्जर्स की सैलरी देने के लिए, या सोल्जर्स का भला करने के लिए जो पैसे दिए गए थे, मोब्रे ने वो पूरे स्क्वेंडर कर दिए, यानी पूरे पैसे बर्बाद कर दिए। और इसके अलावा मोब्रे ने बोलिंगब्रोक के अंकल ड्यूक ऑफ ग्लुकेस्टर का कत्ल भी किया है। इन दोनों चीजों का आरोप हेनरी बोलिंगब्रोक थॉमस मोब्रे पे लगाता है। जबकि बोलिंगब्रोक के जो पिता हैं, फादर हैं, जॉन ऑफ गॉन्ट, यानी फर्स्ट ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर, लैंकेस्टर एक जगह है, तो वहाँ के फर्स्ट ड्यूक जॉन ऑफ गॉन्ट ये मानते थे कि उनके भाई, यानी कि बोलिंगब्रोक के जो अंकल थे ड्यूक ऑफ लकेस्टर, ड्यूक ऑफ ग्लुकेस्टर का एक्चुअल में मर्डर रिचर्ड ने किया है, ऐसा बोलिंगब्रोक के फादर जॉन ऑफ गॉन्ट ये मानते थे। तो फिर क्या होता है कि जो रिचर्ड है वो उन दोनों आदमियों को, यानी बोलिंगब्रोक को और मोब्रे को शांत करने की कोशिश करता है, और उसके बाद फिर फाइनली वो ये डिसाइड करता है, इट इज डिटरमाइंड दैट द मैटर बी रिजॉल्व इन द एस्टैब्लिश मेथड ऑफ ट्रायल बाय बैटल। वो ये डिसाइड करता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक युद्ध करो, लड़ाई करो, और जो उसमें जीत जाएगा उसे ही सही
वही इंसान सही साबित हो जाएगा और दूसरा इंसान गलत साबित हो जाएगा। तो वो ये डिसाइड करता है कि ट्रायल बाय बैटल होगा, अब एक लड़ाई होगी दोनों के बीच, बोलिंगब्रोक के बीच और मोब्रे के बीच। लेकिन जो गॉन्ट है, जॉन ऑफ गॉन्ट, बोलिंगब्रोक के पिता, वो इसके लिए मना करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी रिचर्ड मानता नहीं है। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली होती है, रिचर्ड बीच में ही दखल देता है और वो कहता है कि रुक जाओ, और उन दोनों को ही, यानी कि बोलिंगब्रोक को और मोब्रे दोनों को ही वो इंग्लैंड से निकल जाने के लिए कहता है। तो बोलिंगब्रोक को वो 10 साल का बैनिशमेंट सुनाता है, 10 साल की सजा सुनाता है कि 10 साल तक तुम इंग्लैंड से बाहर रहोगे। लेकिन जब वो जॉन ऑफ गॉन्ट यानी कि बोलिंगब्रोक के पिता का चेहरा देखता है कि वो कैसे दुखी हो गए हैं, तो उनका चेहरा देखकर ही वो 10 साल से सजा कम करके 6 साल कर देता है। जबकि जो मोब्रे है उसे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है इंग्लैंड से। तो इसी फर्स्ट पार्ट में ही हम देख सकते हैं कि रिचर्ड टू के अंदर कितनी ज्यादा कमियां थी और कैसे उसने एक पहली गलती ही कर दी थी और इसके बाद वो गलतियां करते गए, जिसके कारण फाइनली उसे अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी और फाइनली उसे मौत भी मिलती है। सो हम देख सकते हैं कि उसके कैरेक्टर में कितनी सारी गलतियां हैं, जैसे इनडिसिसिवनेस, यानी वो किसी चीज को परफेक्टली डिसाइड नहीं कर पाता था। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो डुएल को होने दे या नहीं, यानी वो जो लड़ाई हो रही थी बोलिंगब्रोक और मोब्रे के बीच, उसे वो होने दे या नहीं। इसके अलावा अब्रप्टनेस, अचानक ही वो कोई चीज डिसाइड कर लेता था, जैसे कि लास्ट पॉसिबल मोमेंट तक वो रुका रहा और उसके बाद फिर फाइनली उसने लड़ाई को कैंसिल किया। इसके बाद फिर आर्बिट्ररीनेस, यानी कि वो मनमानी ढंग से काम किया करता था, जो किसी परफेक्ट रीजन की वजह से काम नहीं करता था। सो देर इज नो अपेरेंट रीजन बोलिंगब्रोक शुड बी अलाउड टू रिटर्न एंड मोब्रे नॉट। तो हम देख सकते हैं कि पता नहीं क्यों उसने बोलिंगब्रोक को वापस आने दिया, लेकिन उसने मोब्रे को परमानेंटली इंग्लैंड से निकाल दिया। तो इसका मतलब वो आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि वो मनमानी करता था, अपनी मनमानी, जो भी उसके मन में आता था, अपने इच्छा के अनुसार वो काम करता था बिना किसी कारण के। तो ये सब उसके कैरेक्टर में फ्लॉज थे, कमियां थी। तो इसके अलावा ये जो जो ये फैसला लेता है कि जो बोलिंगब्रोक है वो वापस आ सकता है, लेकिन मोब्रे वापस नहीं आ सकता। इस तरह की जो चीजें हैं, इससे ये जो शक था कि रिचर्ड का ही इन्वॉल्वमेंट है ड्यूक ऑफ ग्लौकेस्टर के कत्ल में, ये जो शक था वो और ज्यादा लोगों के बीच बैठ गया और ज्यादा परमानेंट हो गया। लोग समझ गए कि रिचर्ड जरूर शामिल था ड्यूक ऑफ ग्लौकेस्टर के कत्ल में। और मोब्रे जो है वो जाते जाते एक प्रिडिक्शन करता है कि तुम्हारे जैसा जो राजा है वो बहुत जल्दी बोलिंगब्रोक के हाथों अपनी राजगद्दी को छोड़ेगा और तुम्हें अपनी राजगद्दी छोड़कर बोलिंगब्रोक को देनी पड़ेगी, देख लेना, ये मेरी चेतावनी है, ये मेरी भविष्यवाणी है। इसके बाद फिर जो रिचर्ड है, रिचर्ड टू, वो जॉन ऑफ गॉन्ट के यहाँ जाता है, लेकिन जॉन ऑफ गॉन्ट उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। तो इन्वेक्टिव का मतलब होता है खरी खोटी सुनाना। और उसके बाद फिर जॉन ऑफ गॉन्ट यानी बोलिंगब्रोक का जो पिता है वो मर जाता है और रिचर्ड जॉन ऑफ गॉन्ट यानी बोलिंगब्रोक के पिता की सारी संपत्ति, उसका पैसा, उसकी जमीन हथिया लेता है, सीज कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। इस वजह से जितने भी नोबल्स हैं, जितने भी उसके किंगडम के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनमें नाराजगी भर जाती है। इसीलिए क्योंकि वो रिचर्ड पे बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे थे कि कैसे रिचर्ड जो है इंग्लैंड का पैसा बर्बाद कर रहा है, और इसके अलावा उसने जॉन ऑफ गॉन्ट का पूरा पैसा, उसकी संपत्ति हथिया ली है, कब्जा कर लिया है, जो कि एक्चुअली उसके बेटे बोलिंगब्रोक का उस पर उसे मिलना चाहिए था, ना केवल जमीन और पैसा बल्कि सब कुछ। लेकिन बोलिंगब्रोक को ये सब नहीं मिला और रिचर्ड टू ने सब कुछ ले लिया ताकि वो आयरलैंड से लड़ाई कर सके। इसके अलावा वो जितने भी कॉमन लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगा रहा था, एंड ऑफ फाइनिंग द नोबल्स फॉर क्राइम्स देयर एंसेस्टर्स कमिटेड। इसके अलावा जो रिचर्ड था वो उन नोबल्स, उन मिनिस्टर्स के ऊपर भी फाइन लगा रहा था, और फाइन भी उन चीजों के लिए जो उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों ने जो गलतियां की थी, उसका उस उन गलतियों की सजा वो नोबल्स को दे रहा था जो उनके पूर्वजों ने की थी। और इन्हीं सब बातों की वजह से सभी लोग उससे नाराज थे और इसीलिए वो बोलिंगब्रोक की मदद करते हैं ताकि वो इंग्लैंड वापस आ जाए और रिचर्ड को अपनी राजगद्दी से उतार फेंके।
और फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो रिचर्ड के प्रति लॉयल थे और इनमें कुछ लोगों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, बुशी, बैगट और ग्रीन। ये वो लोग थे जो अभी भी रिचर्ड के प्रति ही समर्पित थे। इसके अलावा ड्यूक ऑफ ऑमरले जो कि ड्यूक ऑफ यॉर्क का बेटा है। तो ये वो कुछ लोग थे जो रिचर्ड टू के प्रति काफी लॉयल थे अभी भी। और ये जो ड्यूक ऑफ ऑमरले है वो रिचर्ड और बोलिंगब्रोक का कजिन है। तो अब क्या होता है कि जब रिचर्ड इंग्लैंड छोड़कर जाता है आयरलैंड के साथ लड़ाई करने के लिए, तब बोलिंगब्रोक को मौका मिल जाता है और वो एक आर्मी को असेंबल करता है और इंग्लैंड के नॉर्थ कोस्ट पर वो कब्जा कर लेता है। इसके बाद वो बुशी और ग्रीन दोनों को ही मार देता है और ड्यूक ऑफ यॉर्क को अपने साइड कर लेता है। ड्यूक ऑफ यॉर्क के हवाले करके गया होता है रिचर्ड। जब वो आयरलैंड से लड़ाई करने गया था तब उसने पूरा जो राज्य है, साम्राज्य है, वो ड्यूक ऑफ यॉर्क को दिया था कि तुम अब सब कुछ संभालो जब तक मैं नहीं हूँ। और इसीलिए बोलिंगब्रोक ने ड्यूक ऑफ यॉर्क को समझाया और उसे अपने साइड कर लिया ताकि ड्यूक ऑफ यॉर्क से उसे लड़ाई ना करनी पड़े। तो उसके बाद जब जैसे ही रिचर्ड वापस आता है तब बोलिंगब्रोक ना केवल अपनी जमीन को फिर से रिक्लेम करता है बल्कि वो जो राजगद्दी है उसको भी क्लेम करता है और कहता है कि अब ये राजगद्दी मेरी है। और उसके बाद फिर एक ड्रामेटिक पब्लिक सेरेमनी होती है जहां पर वो जो बोलिंगब्रोक है वो कैप्टिव किंग यानी वो राजा जिसे उसने पकड़ लिया है, मतलब रिचर्ड टू को वो कहता है कि अब तुम जो तुम्हारा तुम्हारा जो ये ताज है, क्राउन है, उसे मुझे दो। और इस तरीके से जो बोलिंगब्रोक है वो फाइनली राजा बन जाता है इंग्लैंड का और अपना नाम रखता है किंग हेनरी फोर। और वो रिचर्ड को अपना कैदी बना लेता है और उसे कैसल ऑफ पॉम्फ्रेट में वो एज एज ए कैदी वहां रखता है। तो जो ओमरले है रिचर्ड का और बोलिंगब्रोक का कजिन यानी किंग हेनरी का कजिन, वो और बाकी के लोग अभी भी इस नए राजा के खिलाफ जाकर एक रेबिलियन यानी एक रेवोल्यूशन करने की सोच रहे थे, एक लड़ाई करने की सोच रहे थे। लेकिन जो ड्यूक ऑफ यॉर्क है, ओमरले का पिता, उसे ये सब समझ में आ जाता है, उसे पता चल जाता है कि कैसे उसका ही बेटा ओमरले नए राजा के खिलाफ एक ट्रेचरी, एक साजिश प्लान कर रहा है। और जो ड्यूक ऑफ यॉर्क है वो ये सारी बातें हेनरी को बता देता है। तो अब जो नया राजा किंग हेनरी फोर है यानी बोलिंगब्रोक है, वो सभी लोगों को जितने भी उसके खिलाफ जितने भी लोग खड़े थे उन सबको वो मार देता है। लेकिन ओमरले को नहीं मारता, इसलिए क्योंकि जो डचेस है यॉर्क की यानी ड्यूक ऑफ यॉर्क की पत्नी ओमरले की माँ, वो बीच में दखल अंदाजी करती है और इसीलिए जो किंग हेनरी फोर है वो ओमरले को छोड़ देता है। और इसके बाद किंग हेनरी फोर बताता है कि कैसे अभी भी उसका एक दुश्मन जिंदा है और वो उसके लिए एक लिविंग फियर है, एक जिंदा डर है। यानी वो रिचर्ड के बारे में बात कर रहा होता है और इसीलिए एक आदमी जिसका नाम होता है एक्सटन, वो कैसल ऑफ पॉम्फ्रेट जेल जाता है और वहां पर रिचर्ड का कत्ल कर देता है। तो जब किंग हेनरी को पता चलता है कि रिचर्ड का कत्ल हो गया है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। ही इज अपैल्ड बाय द मर्डर यानी वो दुखी होता है और वो कसम खाता है कि वो तीर्थ यात्रा पर जाएगा जेरूसलेम और वहां पर वो अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपने आप को भी गिल्टी महसूस कर रहा था कि रिचर्ड की मौत में शायद मैं भी हिस्सेदार हूँ। और उसके बाद फिर प्ले की आखिरी कुछ लाइनों में हेनरी इस प्ले के ट्रेजिक स्ट्रक्चर को पूरा करता है और वो रिचर्ड के कॉफिन के पास खड़ा होकर यानी रिचर्ड जिस ताबूत में बंद था उसके पास वो खड़ा होकर कुछ दुख भरी लाइनें कहता है और कहता है कि पता नहीं उसे माफी मिलेगी कि नहीं, लेकिन वो इस आस में था कि रिचर्ड उसे माफ कर दे, जो मरा हुआ राजा रिचर्ड है वो उसे माफ कर दे। और यहीं पर ये जो प्ले है, ट्रेजेडी है, वो खत्म हो जाती है। और आई होप आपको इस प्ले की समरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।